रहे थे, और थोड़ा सा हम थ्योरी को साथ और रिवाइज करके तो फिर हम क्वेश्चन पे चलते हैं। होप सो कि आपके पास SPSS फाइल ओपन होगी और इस तरह से फिर हमारा काम आसान रहेगा। तो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग और ये कॉन्सेप्ट क्यों दिए जा रहे हैं, तो उस पर एक छोटी सी बात ऐड करके तो न्यूमेरिकल एप्लीकेशन पे हम जाते हैं। एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है कि अगर हम सिंपली, शायद आप में से किसी ने ये बात सोची हो कि अगर हम डायरेक्ट कंपेयर कर लें जो सैंपल मीन है उसको एवरेज मीन के साथ, और वहाँ से हम डिसीजन ले वॉइस लें। बहुत कम आ रही है। जी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आपको मिल जाएगी। तो जो हम एक्स बार निकालते हैं रॉ डाटा से, सैंपल मीन फाइंड करते हैं, और दूसरी तरफ पॉपुलेशन मीन है हमारे पास। तो अगर हम ये टेस्टिंग वगैरह और 6 के 6 स्टेप्स हम ना करें और डायरेक्ट एक्स बार को न्यू के साथ कंपेयर कर लें, तो इस तरह से भी तो डिसीजन होना चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो एवरेज एज है स्टूडेंट्स की एडमिशन के दौरान, DSA यूनिवर्सिटी हमारी क्लेम करती है कि BS लेवल पे एवरेज एज वाइल देयर एडमिशन जो है वो सपोज 19 ईयर्स है। तो हम इसको टेस्ट करने के लिए अगर जिस तरह एक्स बार हम निकालते, सपोज हमने सैंपल लिया 50 स्टूडेंट का या 100 स्टूडेंट का, और उनकी हमने एवरेज एज फाइंड की, और लेट्स सपोज वो आंसर हमारे पास आता है 18 ईयर्स। जो BS के स्टूडेंट्स हैं एडमिशन के दौरान उनकी एवरेज एज 18 ईयर, और दूसरी तरफ फॉर एग्जांपल जो DSA है वो क्लेम कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स की एज वाइल देयर एडमिशन जो है वो फॉर एग्जांपल 17.5 ईयर्स है। तो अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह वगैरह ये स्टेप्स हम ना भी करें, तो डायरेक्ट अगर हम इसी से कंपेयर कर लें तो हमें नज़र आ रहा है कि एक्स बार और म्यू में डिफरेंस है, सो हमें हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो शायद आप में से किसी स्टूडेंट ने ये सोचा हो, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि यूनिवर्सिटी में मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं, और मैंने सिर्फ एक सैंपल लिया है 50 स्टूडेंट का। तो मे बी वो अगर मैं एक दूसरा सैंपल लूँ तो एवरेज एज जो यहाँ पे 18 है वो मे बी हम मेरे पास वहाँ 19 ईयर हो जाए। एक और सैंपल लूँ तो मे बी वो एवरेज एज 20 साल निकल आए, क्योंकि जैसे जैसे मैं सैंपल लेता जाऊँगा तो ऑब्जर्वेशन वेरी करती जाएगी और डिफरेंस जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो अब हम कितने एग्जाम्पल ले लें कि पॉपुलेशन की नुमाइंदगी हो जाए, तो हम तो लिमिटेड वसाइल में टाइम, लेबर, कॉस्ट को देखते हुए हम सैंपल ले रहे हैं। तो फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमें हेल्प करता है कि आप एक ही सैंपल लें, जिस तरह अभी मैंने 50 का लिया है, लेकिन आप डायरेक्ट कंपैरिजन ना करें एक्स बार और म्यू का, बल्कि आप इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करें और आप डिसीजन लें। वो डिसीजन सारी पॉपुलेशन के लिए वैलिड होगा। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन था शुरू में, अगर आप में से किसी ने सोचा है कि क्यों हम ये सारा स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, डायरेक्ट एक्स बार और म्यू को क्यों नहीं कंपेयर कर लेते, तो रीज़न पीछे ये है कि जब हम रिपीटेडली सैंपल लेते जाएंगे तो लोगों की डिफरेंट एज सामने आती जाएगी, डिफरेंट एवरेज एज निकलती जाएगी, और हमसे डिसीजन नहीं हो सकेगा। तो इधर हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमें आसानी करता है टाइम, लेबर और कॉस्ट के लिहाज से, कि एक ही सैंपल लें और उसको आप उस प्रोसीजर में पुट करें, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो सारी पॉपुलेशन के लिए नुमाइंदा रिज़ल्ट होगा। तो ये थोड़ी बेस थी। तो अब हम चलते हैं SPSS पे और चेक करते हैं कि किस तरह से टी टेस्ट को हम अप्लाई कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है इस दौरान तो आप लोग कर सकते हैं। जी लास्ट टाइम हमने ये एग्जांपल एक ली थी, तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। मैं एक छोटा सा डाटा सेट लेके तो परफॉर्म करूँगा, तो आपकी प्रैक्टिस के लिए ये डाटा रहेगा। जहाँ हम कल कह रहे थे कि जो प्लेयर हैं वो जो शू पहनते हैं उसकी एवरेज कॉस्ट $80 है।
तो इसको टेस्ट करने के लिए 36 प्लेयर की जो शो की प्राइस थी वो हमने ली है। स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है, तो हमें पता है कि सैंपल साइज 30 से बड़ा है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन है, तो हम जी टेस्ट यूज़ करेंगे। तो ये जी और टी का डिफरेंस भी थोड़ा सा आप ऑब्ज़र्व कर लें, ये कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। अभी आप SPSS पे देखेंगे वहाँ जी टेस्ट है ही नहीं, तो वो टी और जी को एक ही लेता है, क्योंकि ये बड़ा माइनर सा डिफरेंस रहता है जो टॉलरेट किया जा सकता है, सो इशू नहीं है। तो मैं इस एग्जांपल को आप लोग पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अभी मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ वो मैं एक रफ सा डाटा ले रहा हूँ और उसको फिर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। सर तो जी जी सर किसी को वो इश्यू हो रहे हैं बस बच्चों को ऐड होने में, तो वो कह रहे हैं कि सर को बोल दें कि ऐड कर लें हमें जी ठीक है, जूम ये पे। मैं ऐड कर लेता हूँ। स्टूडेंट्स ज़ाहिर है एक्चुअल है ना, उनकी अपनी आदत है, अपना स्टाइल है, 20 मिनट हो गए तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये डाटा मैं ले रहा हूँ, सिंपल सा डाटा है। तो आप लोग डाटा एंट्री को ज़ीरो से ज़रा फिर देखें कि SPSS पे डाटा एंट्री कैसे करना है। तो आप लोग देख लें, जब मैंने फ़ाइल ओपन की तो बॉटम में आपको टैब नज़र आ रही है, ये लेफ़्ट बॉटम में डाटा व्यू और फिर वेरिएबल व्यू। तो आपने सबसे पहले वेरिएबल व्यू में जाना है और वहाँ पे आपने अपने वेरिएबल डिफ़ाइन करने हैं। अब वेरिएबल हम कैसे डिफ़ाइन करें, जैसे पहले एग्जांपल को समझ लें। एग्जांपल मैं वही ले रहा हूँ जो अभी मैंने आपको पहले एग्जांपल दी है कि GCUF में BS से क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास जब एडमिशन होता है तो BS के स्टूडेंट्स की एवरेज एज फॉर एग्जांपल 20 ईयर्स वो कह रहे हैं, क्लेम वो ये कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स एडमिशन के दौरान जो उनकी एवरेज एज है वो 20 साल है। अब हमने ये जो यूनिवर्सिटी का क्लेम है उसको हमने टेस्ट करना है। तो हमने सपोज 10 स्टूडेंट्स की एज ली, तो अब उस डाटा को हमने सॉफ्टवेयर पे कैसे ऐड करना है, ये स्टोरी है जो मैंने अभी आपसे एक्सप्लेन की है। तो यहाँ सबसे पहले मैंने नेम वाले कॉलम में अपना वेरिएबल लिखा एज, और आपको पहले बताया जा चुका है कि यहाँ स्पेस अलाउड नहीं है। तो अगर आप लिखते हैं एज ऑफ द स्टूडेंट तो फिर आपने उसको अंडरस्कोर से कवर करना, तो मैंने इसको शॉर्ट लिख दिया एज। दूसरे कॉलम में टाइप है, इसको न्यूमेरिक होना चाहिए। अगर आप साथ साथ कर रहे हैं, पहले कॉलम में वेरिएबल का नाम डिफाइन किया, दूसरे में टाइप ले ली। वेट और डेसिमल से हमारा कंसर्न नहीं है। लेबल वाले कॉलम में गए तो वहाँ हमने डिटेल से लिख दिया एज ऑफ द स्टूडेंट्स, ये हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया। इसके बाद चूंकि वेरिएबल हमारा कंटिन्यूस है, इसमें कैटेगरीज नहीं है, तो हम वैल्यूज़ वाले कॉलम को यूज़ नहीं करेंगे। मिसिंग कॉलम्स अलाइनमेंट इसको भी यूज़ नहीं करेंगे। तो ये जो मेजर वाला हमें कॉलम नज़र आ रहा है, तो हमने थोड़ा अपने नॉलेज को यूज़ करते हुए कि चूँकि एज वेरिएबल क्वांटिटेटिव है तो हम इसको स्केल करेंगे, तो मैंने इसको स्केल कर दिया। तो आई रिपीट, मैंने 3-4 काम किए। वेरिएबल का नाम, वेरिएबल की टाइप, लेबल मैंने डिफाइन किया और एंड पे जाके मैंने उसका मेजरमेंट स्केल दे दिया। तो ये 4 कॉलम मैंने यूज़ की। तो ये करने के बाद डेटा व्यू में हम गए और डेटा व्यू में मैंने कुछ सपोज नंबर ले लिए। 10 स्टूडेंट की एज है, तो अगर आप साथ साथ काम कर रहे हैं तो ये डेटा एंटर कर लिया। जी डेटा एंट्री होगी। तो अब हमने इसको परफॉर्म करना है, तो किस तरह से हम इसे परफॉर्म करेंगे। तो हम जाएंगे एनालाइज पे, कंपेयर मीन्स, चूँकि हम एवरेज को कंपेयर करना चाह रहे हैं, और यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रही है वन सैम्पल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट।
तो हमारा चूँकि एक ही हमारी पॉपुलेशन है स्टूडेंट्स की GCUF के, और उसमें एक ही हमारा कंसर्न है और वो एवरेज एज को स्टडी करना है, तो इसलिए हम वन सैम्पल टी टेस्ट को सिलेक्ट करें। तो जब इसे हमने सिलेक्ट किया तो ये जो बॉक्स है इसमें एज ऑफ द स्टूडेंट वेरिएबल आ रहा है, उसको एरो की प्रेस की तो इस बॉक्स में हमने इसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है। और टेस्ट वैल्यू सपोज अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं, क्लेम था यूनिवर्सिटी का, मैं क्लेम थोड़ा चेंज कर रहा हूँ दोबारा से, कोई इशू नहीं है। यूनिवर्सिटी क्लेम कर रही है कि एडमिशन के दौरान सपोज बैच BS की बजाय हम MPhil की बात कर लेते, तो स्टूडेंट्स की एवरेज एज वाइल देयर एडमिशन इन MPhil वो 24 साल। फॉर एग्जांपल ये मैंने टेस्ट वैल्यू ले ली 24, तो दो काम किए, वेरिएबल को यहाँ शिफ्ट किया और टेस्ट वैल्यू दी है 24, तो इसको आप ओके कर दें तो ये आउटपुट विंडो आपके सामने ओपन होगी। ठीक हो गया। तो जब हमने इसको ओके किया तो अब यहाँ जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है इसको सिंपली कॉपी पेस्ट करके वर्ड पे डालेंगे और अपनी थीसिस या रिपोर्ट का हिस्सा बनाएंगे। अब इसकी इंटरप्रिटेशन को हम देख लेते हैं। तो पहला जो टेबल है वहाँ लिखा आ रहा है वन सैम्पल टी टेस्ट, जो हमने टेस्ट परफॉर्म किए और कितने स्टूडेंट्स के लिए हमने परफॉर्म किए, वो हमने परफॉर्म किए 10 स्टूडेंट्स के लिए, n = 10। और एवरेज एज जो आ रही है सैंपल की वो 24 साल, और आगे आप इसको 3 मंथ्स कह लें या कोई यूनिट ले लें, 24.3 एवरेज एज आ रही है। और स्टैंडर्ड एविएशन यानी जो एज में डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट्स का वो 2.21359 आ रहा है। तो ये दो हमारे पास टेस्ट स्टेटिस्टिक निकल आए। हम सिंपली कॉपी पे लिखेंगे n = 10, x bar = 24.3 और स्टैंडर्ड एविएशन s = 2.21359। तो ये स्टैंडर्ड एरर आ रहा है जिसमें स्टैंडर्ड एविएशन को n पे डिवाइड किया गया तो वो 0.70 निकल आया। तो आखिरी टेबल आप देखें, इस पे जो टेस्ट स्टेटिस्टिक की वैल्यू है वो आप यहाँ देख लें, टी के नीचे लिखा आ रहा है 0.429, ये टेस्ट की वैल्यू आ रही है। तो आपने इस वैल्यू को वहाँ कोट करना है, t = 0.429। और डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये जो DF लिखा आ रहा है इसका मतलब है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है, ये हमारे पास है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो इसके साथ ये 9 है, ये 9 क्यों आ रहा है, इसका फार्मूला भी आप देख लें, जितनी ऑब्जर्वेशन है उसमें से एक कम, तो टोटल स्टूडेंट्स थे 10, तो 10 में से कम किया तो 9, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास 9 होगी। अब ये जो SIG डॉट लिखा आ रहा है ये सिग्निफिकेंस है, ये P वैल्यू है, तो P वैल्यू आप देखते हैं 0.678 यानी तकरीबन 68% है। तो आप जिन्होंने तो पढ़ा हुआ है और रिवाइज किया हुआ है उनके लिए कोई इशू नहीं है। तो कल उन्होंने रूल पढ़ा था प्रोबेबिलिटी वैल्यू से या P वैल्यू से हम डिसीजन कैसे लेते, तो हमारे पास P वैल्यू आ रही है 67%, अल्फ़ा हमने लिया है 5%, तो क्या 67% 5% से बड़ा है, यानी क्या P वैल्यू अल्फ़ा वैल्यू से बड़ी है? यस, P वैल्यू इज़ ग्रेटर देन अल्फ़ा वैल्यू, सो डिसीजन हमारा होगा एक्सेप्ट H0, हम H0 को एक्सेप्ट करेंगे। और H0 एक्सेप्ट करने का मतलब है हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी का क्लेम ठीक है, यानी कि आप स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं तो उस वक्त उनकी एवरेज एज 24 साल होती है, यानी वो सही कह रहे हैं, ये हमारा हाइपोथेसिस और ये हमारा डिसीजन। तो ये दो टेबल्स में से ये इंफॉर्मेशन हमने कोट करना है। वंस अगेन देख लें कितने लोगों का डाटा लिया, 10 लोगों का, 10 लोगों के की जो एवरेज एज थी वो 24.3, स्टैंडर्ड एविएशन 2.21, स्टैंडर्ड एरर 0.7, ये नंबर हमने उठा के कॉपी पे लिख लिए। टेस्ट की वैल्यू आ रही है 0.429, P वैल्यू आ रही है 68% अप्रॉक्सीमेटली। तो डिसीजन हम ले रहे हैं अल्फ़ा के हिसाब से। अब आप कहेंगे अल्फ़ा 5% कैसे है, तो मैंने बताया था कि जब हम अल्फ़ा सेट नहीं करते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट
5% ही होता है। तो क्या 68% 5% से बिगर है? यस, इट इज़ बिगर। सो p वैल्यू इज ग्रेटर देन अल्फा वैल्यू, सो वी एक्सेप्ट दैट्स नॉट, which means that the claim of DSA is true. इसके बाद आखिरी जो इंफॉर्मेशन हमें यहाँ नज़र आ रही है वो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल हम देख रहे हैं, और मैंने टेस्टिंग और कॉन्फिडेंस इंटरवल पे ऑलरेडी क्लिप्स और मटेरियल व्हाट्सएप ग्रुप में और यूट्यूब पे शेयर किया हुआ है, तो दोबारा इसको समझ लें। यहाँ इलाबोरेट कर देता हूँ, और बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस और कॉन्फिडेंस इंटरवल में क्या रिलेशन है। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ने अभी सिर्फ ये किया कि हमें हेल्प की कि वेदर वी शुड एक्सेप्ट द हाइपोथेसिस और नॉट। तो हम इस p वैल्यू की मदद से ये कह रहे हैं कि हम क्लेम को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो DSA ने किया। अब इसके बाद हम ये देखना चाहेंगे कि जो क्लेम एक्सेप्ट किया जा रहा है तो वो तो एक्सेप्ट हो गया, इसका क्या ये मतलब है कि हर स्टूडेंट की जो एवरेज एज है वो 24 साल ही है वाइल देयर एडमिशन? तो यहाँ थोड़ा हमें और सीखने के लिए थोड़ी और हम चीज़ सीखना चाहेंगे कि किस इंटरवल में स्टूडेंट्स की रेंज होती है जब वो एडमिशन ले रहे होते हैं। तो रेंज में अगर हम आंसर देखना चाहें तो उसके लिए ये कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें हेल्प करेगा। अब आपने क्या करना है, गौर से सुनिएगा। ये माइनस में आंसर आ रहा है, तो आपने ये जो 24 है इसमें प्लस कर देना। दोनों लिमिट्स, ये लिखा आ रहा है लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, तो इसमें वो जो टेस्ट वैल्यू थी जो ऊपर नज़र आ रही है 24, वो आपने दोनों में ऐड कर देनी। तो जब ऐड करेंगे तो ये नंबर बनेगा 22.72 वगैरह से शुरू करके, और इसमें जब 24 ऐड करेंगे तो ये 25.88 बनेगा। यानी हम कहेंगे कि स्टूडेंट्स की एज वाइल देयर एडमिशन जो है वो मिनिमम 22.5 साल से लेकर तकरीबन 26 साल की रेंज में स्टूडेंट्स की एज होती है जब वो एडमिशन लेते हैं। तो ये हमें और एक तरह की हेल्प होगी। पहले तो हमने सिर्फ हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया है, लेकिन यहाँ हम रेंज की फॉर्म में आंसर ले रहे हैं जी। तो ये न्यूमेरिकल एप्लीकेशन होगी टी टेस्ट की। तो अब जो मैंने आपको दूसरा डेटा शेयर किया था ये गैलप सर्वे वाला, तो इसको आपने सिंपली उधर ऐड करना है, ये 36 ऑब्जर्वेशन, इसी तरह आपने परफॉर्म करना है और आपका रिजल्ट आ जाएगा जी। कोई क्वेश्चन है तो आप करें। सर स्क्रीन स्टिल हुई है जी सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही, सब स्टूडेंट्स को स्टिल हुई है स्क्रीन, डिस्प्ले नहीं आ रहा। जी जी देखें जी, आप शो हो रहे सर? स्क्रीन जो है ना, मतलब आउटपुट वाली फाइल शो नहीं हो रही आपकी स्क्रीन। सर वो जी व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेजा है आपको सर, जी। वहाँ पे आप देखिए स्क्रीन स्टक हो गई है, डिस्प्ले जी, वहाँ पे अटक गया है जहाँ पे आप वन सैंपल टी टेस्ट अप्लाई कर रहे हो। जी जी, कोई इशू नहीं है। जो आप अपने लैपटॉप पे सॉल्व कर रहे हैं, तो जैसे ही आपने ओके किया तो आउटपुट फाइल ओपन नहीं हुई? जी सर हुई थी। तो जो रिजल्ट्स मैं बोल रहा हूँ तो वो आप टैली कर लें। ठीक है सर। मैंने जो रिजल्ट्स बोले हैं ना तो वो इधर भी रिकॉर्ड हो गए, और आपने तो मैनुअली मेरे साथ सॉल्व किया है ना, तो इशू ही नहीं है। सही जी, क्वेश्चन काइंडली पुट करें। आज जो हमने पढ़ना था वो पढ़ लिया है, तो अब आपने सिंपली इसको प्रैक्टिस करना है और अपना कॉन्फिडेंस रेज करना है कि किस तरह से ये काम हम करते हैं। क्वेश्चंस हैं तो मोर देन वेलकम। सर जी जी सर, जब अल्फा की वैल्यू के साथ हमने जो इसका सिग्निफिकेंस को कंपेयर किया है तो कैसे सर हमने कहा कि हमने इसको एक्सेप्ट करना है और रिजेक्ट करना है? तो पहले तो डियर स्टूडेंट, आपने कल वाली क्लास रिपीट नहीं की, रिवाइज नहीं की, तो वहाँ पे मैंने वो किए सर। वहाँ पे सर जो अल्फा की वैल्यू 5 है वो हम सर अज्यूम करके रखेंगे। जब भी टेस्टिंग के लिए हम अल्फा हमें नहीं दिया जाता तो हम 5% ही लेते हैं, तो ज़रूरी नहीं है सर कि ये हम बात जी 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 जी। डन है। तो अगर सपोज आप कहते नहीं 5% नहीं लेना, तो ये स्लाइड अभी आपको शो हो रही है जी सर। जी। अब इसमें देखें, ये चेंज भी हम कर सकते हैं। वन सैंपल टी टेस्ट पे हम गए, ये ऑप्शंस में आपको नज़र आ रहे हैं, ये ऑप्शन पे जब क्लिक किया तो कॉन्फिडेंस इंटरवल परसेंटेज 95 लिखा आ रहा है जी, नज़र आ रहा है? जी सर।
तो अगर हमें क्वेश्चन में कहा जाए अल्फ़ा 1% है तो हम इसको चेंज कर देंगे, हम इसको कर देंगे 99, यानी उन्होंने जी 1 सर। दिया तो हम 99 लिखेंगे, ऐड करेंगे तो 100 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में अल्फ़ा 10 गिवन है तो हम यहाँ पे 90 लिखेंगे, 100 पूरा हो जाएगा। तो ये हम इसको प्लस माइनस कर सकते हैं, नो इशू। अगर सर मेंशन नहीं किया गया तो फिर 5 पे फिर कंसंट्रेट। 5% ही लेंगे, बिल्कुल जी। शाबाश, कोई और क्वेश्चन? तो आज हमने फिर 3 चीज़ों को कवर किया है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हम क्यों कर रहे हैं, और उसमें फिर हमने टी और जी का डिफरेंस भी थोड़ा सा थ्योरी को शेयर किया और फिर इसको अप्लाई करना सीखा। तो अब रिग्रेशन और कोरिलेशन को भी यहाँ रिपीट कर दूँ? जी सर। चलिए इसको भी देखते हैं। सिंपल, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोबारा मेरे साथ वेरिएबल व्यू पे जाएं, और यहाँ पे एक वेरिएबल था मेरे पास एज, तो दूसरा वेरिएबल हम अपनी तरफ से यहाँ डिफाइन कर लेते हैं। तो इसको सपोज हम कर लेते हैं हाइट। दूसरा वेरिएबल है मेरे पास हाइट। तो इसकी टाइप भी न्यूमेरिक रहेगी, इसकी टाइप भी न्यूमेरिक रहेगी, और लेबल में हम लिखेंगे हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल। अब चूंकि ये भी ख्याल रखना है आपने कि हमेशा टी टेस्ट, रिग्रेशन और कोरिलेशन में ये वैल्यूज़ वाला कॉलम हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि वहाँ डेटा कैटेगोरिकल नहीं होता बल्कि क्वांटिटेटिव होता है। सो हम ये नहीं करते, यू नो बेटर। पीछे हमारे पास एज था तो वो भी क्वांटिटेटिव था, हमने वैल्यूज़ को यूज़ नहीं किया। अब हम हाइट की बात करें तो ये भी क्वांटिटेटिव है और हम इसको यूज़ नहीं कर रहे। और आखिरी कॉलम में जो स्केल हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये मैंने वेरिएबल डिफाइन किया। अब डेटा व्यू में जाएंगे और यहाँ कुछ वैल्यूज़ हम ले लेते हैं, और हाइट सपोज हम इंचेस में ले लेते हैं। ये मैंने वेरिएबल हाइट और उसकी मेजरमेंट्स ले ली, तो आप इसको ऐड करें। जी, डाटा एंट्री के बाद अब हमें यहाँ सोचना होगा थोड़ा सा कि क्या इस डेटा के लिए हमें रिग्रेशन परफॉर्म करना है या कोरिलेशन परफॉर्म करना है। तो कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं और बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि जैसे जैसे एज ग्रो करेगी वैसे वैसे हाइट ग्रो करेगी, और जैसे जैसे हाइट ग्रो करेगी तो एज का ग्रो करना भी ज़रूरी है। इंटरडिपेंडेंस का स्ट्रक्चर है, हाइट एज पे डिपेंड कर रही है और एज जो है वो हाइट पे डिपेंड कर रही है। क्या कहते हैं सर? एक हद तक होता है, मतलब उसके बाद तो यानी कि 24 से 25 के बाद तो जी बिल्कुल। तो वो सपोज कर लिया, हमने अज्यूम कर लिया कि वो रिस्ट्रिक्शन हम फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ जस्ट हमने अप्लाई करने को सीखना है। इसलिए ये हम अंडरस्टूड ले रहे हैं कि ये कंडीशन हम फुलफिल कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं। तो यहाँ लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कीप इन माइंड कि हमें ये प्रॉब्लम नहीं आ रही, हम इस पर रिग्रेशन भी परफॉर्म कर लेते और कोरिलेशन भी परफॉर्म कर लेते और रिजल्ट्स को हम देख लेते हैं। तो सिंपल है। तो आप लोग पहले मैं इंटरडिपेंडेंस चेक करता हूँ, हाइट और एज में, एज और हाइट में इंटरडिपेंडेंस क्या है। तो एनालाइज में गए, कोरिलेट में गए और बाईवेरिएट में गए। जी यहाँ हम गए, इसको क्लिक किया, दोनों वेरिएबल हमारे इस बॉक्स में नज़र आ रहे हैं। तो दोनों वेरिएबल हम वेरिएबल वाले बॉक्स में ले गए। ठीक है, कुछ और नहीं करना, सिंपली आपने ओके कर देना। तो ये हमारे पास आउटपुट आ रही है। आउटपुट वाली फाइल शो हो रही है? नहीं सर, नहीं हो रही। तो आप ज़रा अपनी तरफ देखिएगा आउटपुट की फाइल। चले मैं ऐड करता हूँ, होपफुली यहाँ हो जाएगी। जी आप देखें तो सिग्निफिकेंट। जी अब शो हो रही है फाइल? नहीं सर, आपकी स्क्रीन वहीं पे स्टक है, मेरा बल्कि इस मतलब तो वो भी शो नहीं हुआ जहां आपने डेटा ऐड किया है, मतलब चलिए जहां पे कोरिलेशन पे लगाया है। जी जी मैं दोबारा कर दूँ।
जी आप फाइल शो हो रही है? चेक नहीं करें, सर। एनालाइज पे गए, कोरिलेट पे गए और बाईवेरिएट पे गए। जी नजर आ रहे? सर आपका माउस अब मूव कर रहा है लेकिन वो अभी भी वहां तक नहीं गया। जी मुझे हाँ तो जी अब गया है। जी ठीक है, इसको क्लिक किया, नेक्स्ट शो हो रहा है। दोनों वेरिएबल हमने वेरिएबल बॉक्स में ले लिए और सिंपली इसको ओके कर दिया। जी ठीक हो गया। सर अगेन स्टॉप्ड। आपके पास तो शो हो रहा है ना, दोनों वेरिएबल जी सर बॉक्स में। अपने वाले पे शो हो रहा है। जी वेरिएबल बॉक्स में ले गए और इसको ओके कर दें तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है। तो हम ये अभी क्लोज कर रहे हैं और इसको आपको मिल जाती है। अगर आप परफॉर्म करें तो इशू नहीं है। वैसे मेरे पास शो हो रहा है, इसको ओके कर दिया तो जी आउटपुट सर। में जो आखिरी आपको टेबल नज़र आ रहा है उसके ऊपर लिखा आ रहा है कोरिलेशंस। जी सर। तो कोरिलेशंस में आपको वैल्यू डायगोनल में नज़र आ रही है 0.715। ये अगर क्या? आप 0.715 नंबर नज़र आ जी रहा है। सर। जी सर। जी सर। जी सर। जी जी, सर आ तो रही है। ये नंबर बेसिकली कोरिलेशन की वैल्यू है। हम इसको लिखेंगे r इज इक्वल टू 0.715। तो अब इसकी इंटरप्रिटेशन हम देंगे कि हाइट और एज में जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव है और तकरीबन ये स्ट्रॉन्ग ही बनता है, 70% से ऊपर है। तो हम कहेंगे देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एज ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द हाइट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये कोरिलेशन सॉल्व हो गया। तो कोई भी डाटा सेट हो लेकिन कीप इन माइंड कि वो क्वांटिटेटिव हो, तो आप उनके वेरिएबल्स के दरमियान दो वेरिएबल्स के दरमियान आप इंटरडिपेंडेंस किस तरह से स्टडी करेंगे। क्लियर हो गया जी? जी कोरिलेशन में कोई क्वेश्चन? सर ये स्टार क्या इंडिकेट कर रहा है? स्टार इंडिकेट कर रहा है कि ये सिग्निफिकेंट है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि इसको इग्नोर किया जा सके। तो हम ये कहेंगे कि रिलेशनशिप भी है और इम्पोर्टेंट है, कंट्रीब्यूशन है इस रिलेशनशिप की। सर ये कहीं कहीं दो भी आते हैं, मतलब अगर डाटा ज्यादा है मतलब तो है हाईली सिग्निफिकेंट। जितने स्टार बढ़ते जाएंगे वो सिग्निफिकेंस की इम्पोर्टेंस को वो ज़्यादा हाईलाइट करता जाएगा। ठीक है सर। जी कोई और क्वेश्चन? शाबाश। तो ये आज हमने टी टेस्ट और कोरिलेशन परफॉर्म करना सीख लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर हम रिग्रेशन पे बात करेंगे। आपके कोई क्वेश्चन हैं तो मोर देन वेलकम। और सर इशू आपने बात की कि हम दो का जो है ना का कर सकते हैं कोरिलेशन। दो के दरमियान। जी सर जहाँ पे हमने फिर दो वेरिएबल्स को स्टार के सर एरो के जरिए नेक्स्ट मूव करके उनका कोरिलेशन कोई इशू किया नहीं है, अगर वहाँ स्केल 3 हो है। 3 वेरिएबल हूँ या मतलब इससे ज्यादा हो सकते हैं सर? कोई इशू नहीं है। आप एक वक्त में ज़ाहिर है कोरिलेशन है ना, दो के दरमियान रिलेशनशिप है ना, तो आप दो करके ऐड करेंगे ना। पहले दो ले लें, फिर अगले दो ले लें, फिर अगले दो ले लें, इस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे। सर 3 एक साथ नहीं हो सकते? नहीं 3 एक वो उसके लिए वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो वहाँ हम फिर पार्शियल एसोसिएशन और मार्जिनल एसोसिएशन वगैरह फाइंड करते हैं जो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है और फिर स्टूडेंट कहेंगे कि काम ज़्यादा हो गया। जी सर बेहतर है। जी कोई और क्वेश्चन? तो अब आपके ज़िम्मे इतना है कि आप कोई डाटा सेट्स उठाएं और किसी से इन्फ्लुएंस ना हो। कोई कहे कि मुझे समझ नहीं आ रही, मुझसे हो नहीं रहा, गर्मी बहुत है, दिल नहीं करता, वो नहीं होता, ये नहीं होता, तो वो सारा आपको डिट्रैक्ट करने की बातें वो सारा कुछ कर रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो अदर देन ग्रुप मुझे ज्वाइन करते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं और अपनी क्लैरिटी वो अचीव करते हैं। तो आपके ज़िम्मे है आप खुद को इम्प्रूव करना। तो आज हमने कोरिलेशन और टी टेस्ट को परफॉर्म कर लिया। तो मैंने तकरीबन 3 या 4 क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप में न्यूमेरिकली सॉल्व करके शेयर किए, तो उनको आप यहाँ पे पुट करें और सॉल्व करें। लेकिन आपकी बात ख्याल रहे कि अगर हमारे पास रॉ डाटा नहीं होगा, रॉ डाटा समझते हैं नंबर्स, तो हम ये काम नहीं कर सकेंगे। यानी अगर डायरेक्ट आपको दे दिया जाए एक्स बार इतना है, म्यू इतना है, सिग्मा इतना है, तो फिर हम इस सॉफ्टवेयर से ये काम नहीं कर सकेंगे।
फिर हम मिनी टैब यूज़ करते हैं। तो चूँकि आपकी स्टडी एक्सप्लोरेटरी है, आपने खुद रिसर्च करना है और रॉ डाटा होना है, तो फिर इसी को आपने करना है जो मैंने अभी आपसे शेयर किया। कोई क्वेश्चन? चलिए जी, अगर कोई और क्वेश्चन हुआ तो आप ग्रुप में मुझे पूछ सकते हैं। तो सीआर साहब भी सुन रहे हैं और जीआर साहब भी सुन रही हैं। तकरीबन 24 में से 16 स्टूडेंट्स ने हमारी क्लास आज ज्वाइन की है। तो अभी ये मैं लिस्ट बना रहा हूँ, तो फिर इसी के मुताबिक करना शुरू करेंगे। जी कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर क्या हाल है? ठीक है जी जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, अब ईद के बाद बाकी जो लेक्चर्स वो ईद के बाद कर लें, कुछ मसरूफियात भी ज़्यादा ईद से। जी, जब तक हमें यूनिवर्सिटी नहीं कह रही ना कि ऑफ है, तब तक हम कंटिन्यू रखेंगे। तो और आप लोगों को भी बहुत सा काम रिवाइज करना है, तो इसलिए टाइम की इम्पोर्टेंस को समझें। ठीक है जी, सर ईद की छुट्टियां भी नहीं होंगी? जी जब हो जाएंगी तब हम रुक जाएंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।